हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई को भी बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम लोग एटम्स की बात करेंगे विद इन 60 मिनट्स के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको मैं एटम्स के सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना करे। और वीडियो पसंद आए, अरविंद सर का हार्डवर्क पसंद आए, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एटम्स इन 60 मिनट्स। तो ये एटम का वन शॉट है जो कि हम लोग 60 मिनट्स के अंदर इसको करने वाले हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो आसानी होगी। तो बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को, और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अरविंद एकेडमी ऐप को खोल लीजिएगा, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां आपको दिखेगा क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ ये। और इसके अंदर जो पीडीएफ्स हैं वो सारी ओपन है, अनलॉक है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल फोन में, फिर आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसका प्राइस कर दिया है 1 लाख से ऊपर, जिससे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले। और इसके अंदर सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पे क्लास 12 फ्री पीडीएफ में आप अपने पीडीएफ्स को ले सकते हैं, जो नोट्स बनाने में आपके काम आएगा। और अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर अपडेट्स के लिए मैं देता रहता हूं, जिससे कि जो आप मेहनत करें वो राइट डायरेक्शन में जाए, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखें, मेरे साथ जुड़ जाएं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अगर आप क्लास स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि पढ़ ही रहे हैं, वहां पर अगर स्कूल के टीचर की भाषा समझ में नहीं आ रही, आपको लगता है फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है और अभी तक पढ़ाई शुरू भी नहीं कर पाए, तो तुरंत मेरे साथ द्रोणा 2.0 में जुड़ जाइए। यहां पर मेरी लाइव क्लासेस होती हैं बेटा, सारे डाउट्स आपके निकल जाएंगे। और केवल यही नहीं है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सवालों का वीडियो सॉल्यूशन मैंने सरल भाषा में रिकॉर्ड किया है, जो इसके अंदर आपको मिल जाने वाला है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ भी यही किया है, एकदम सुपर इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने स्वयं रिकॉर्ड किए हैं, आपको मिल जाएंगे। समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट और चैप्टर रिवाइज होगा। और पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनका भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाला है, जिससे आप बहुत तगड़ा प्रिपरेशन कर पाएंगे। इतना ही खत्म नहीं होता है, आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगी जो फुली सॉल्व होगी। कहने का मतलब है कि द्रोणा 2.0 आपके लिए फुल पैकेज है 97% लाने के लिए। बस आपको पढ़ना है और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आएंगे। तो आप द्रोणा 2.0 कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे कोशिश करते हैं कि मैं क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहता हूं सर, तो उनके लिए बैच है 12th संपूर्ण। ये एक वीडियो कोर्स है। इस वीडियो कोर्स के अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो ऑलरेडी इसके अंदर है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया सरल भाषा में मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। और इसके अंदर टोटल वीडियो की संख्या देखें तो 771 है, यानी 771 क्वेश्चंस और 771 वीडियोस। एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो। इसको लेके अपनी प्रिपरेशन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, सवालों पे फोकस करने के लिए। अभी इस पे एक बिग डील चल रही है, बिग ऑफर चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको ले सकते हैं। इसको लेने के बाद ये काफी है, इसको लेने के बाद कुछ और लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करने पर इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण दोनों ही दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके हिसाब से आपको सुटेबल लगता है, आप वो लेकर पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए फटाफट बात शुरू कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन खुज गया तो उन्होंने अगले साल ही यानी 1898 में एटम का एक मॉडल पेश किया कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां है, और साथ में क्योंकि एटम होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो भाई पॉजिटिव चार्ज भी कहां है ये मैं बता देता हूं। तो उन्होंने जो मॉडल पेश किया वो उसमें उन्होंने बताया कि भाई जो एटम होता है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पूरी तरह फैले हुए होते हैं। ये जो छोटी छोटी डॉटेड लाइन सी दिख रही है पूरे में, ये जो है पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैले हुए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनके अंदर कहीं भी धसा होता है या इंबेडेड होता है। इसी वजह से इसको बोला गया वाटरमेलन मॉडल। क्योंकि जैसे तरबूज आप खरीद के लाते हैं तो उसमें लाल लाल जो होता है अंदर का खाने वाला हिस्सा,
उसमें उसके बीज कहां पर होंगे ये किसी को नहीं मालूम है, कहीं भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें था कि पूरा ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और निगेटिव चार्ज बीज की तरह कहां मिलेगा ये भी नहीं मालूम। इसका एक और नाम कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग का मतलब होता है जो हम लोग हलवा खाते हैं, तो प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम मतलब मेवे। तो हम लोग जब मम्मी बनाती हैं हलवा खाते होंगे आप, तो जिस चम्मच को उठाते हैं उसमें नहीं पता कि कितने मेवे आने वाले हैं, कौन सा बादाम आएगा, काजू आएगा, किशमिश आएगा, गरी आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा नहीं पता। किसी चम्मच में ज्यादा आ जाएगा, किसी चम्मच में आएगा ही नहीं। इसी वजह से इसको बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि कहां पर इलेक्ट्रॉन है ये किसी को मालूम नहीं है। अभी जे थॉमसन का जो मॉडल था 10-11 साल चला, लेकिन ये ज्यादा टिक नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर कुछ खामियां नजर आई। वो खामियां क्या थी? पहली बात कि जो हाइड्रोजन का एटम था उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो आ रही थी, लाइन वाली स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कहां से आ रही हैं। दूसरी बात, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें जो तगड़ा स्कैटरिंग एंगल मिल रहा था, अभी वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग, जिसमें स्कैटरिंग एंगल ज्यादा था, उसको भी ये मॉडल एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं रहा। तो ये थॉमसन साहब का मॉडल हो गया फेल। लेकिन फिर भी 1898 से लेकर 1911 यानी करीबन 12 साल 13 साल ये लोग माने का मतलब साइंटिस्टों ने भी माना। लेकिन 1911 में क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने उनके साथ उनके शिष्य गैगर एंड मैटसन उनको रिकमेंड किया, सजेस्ट किया कि आप एक एक्सपेरिमेंट करिए और जरा देखें तो कि ये एटम के हालचाल या स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। उसी एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो गैगर एंड मार्टसन ने वो एक्सपेरिमेंट 1911 में परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, ये दो मैंने यहां डायग्राम लिख रखे हैं, ये 3D या एनसीईआरटी का डायग्राम है जो स्ट्रक्चर दिखता है, और ये सिमेट्रिक डायग्राम है यानी रेखा चित्र है। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या लिया, एक लेड का बॉक्स लिया, ये देखिए लेड का बॉक्स बना हुआ है, ये क्या है, लेड का बॉक्स, उसमें बिस्मिथ डाल दिया। जो बिस्मिथ होता है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, तो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। तो अल्फा पार्टिकल वो एमिट करने लगा, और लेड वाले बॉक्स में क्यों रखा, एक तरफ थोड़ा खोल के रखा था, इसलिए कि लेड क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आसपास जो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, ठीक। और एक हिस्से को खुला रखा जिसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे, और इस अल्फा पार्टिकल को जो टक्कर हमें करवानी थी गोल्ड फॉयल पे, ये देखिए यहां पर गोल्ड फॉयल है और यहां पर गोल्ड फॉयल ये है। गोल्ड फॉयल काफी, आपको मालूम है कि गोल्ड काफी मेलेबल होता है, मतलब उसको पीटते चले जाइए तो पतली से पतली चादर बन जाती है, एकदम फॉयल बन जाती है। इस वजह से गोल्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया कि हम पतली से पतली फॉयल बना सकें। तो इस अल्फा पार्टिकल जो निकले उसको हमें गोल्ड फॉयल पे हिट कराना था। उससे पहले ये फिगर लिखा हुआ है जो है, उससे पहले ये इसकी में बीमिंग चाहिए थी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो कहीं भी निकल जाएंगे, कोई एक ही धार टाइप तो निकलेंगे नहीं जैसे पानी की धार होती है। तो वो बीम बनाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कोलीमेटर बोलते हैं उसको, कोलीमेटर लगा दिया जिससे ये बीमिंग कर पाए और सीधे हम हिट करा पाए कहां पर, गोल्ड फॉयल के ऊपर। अब ये जो गोल्ड फॉयल था ये देखिए कितना पतला था, 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, बहुत ही पतला, 10⁻⁻7 ऑर्डर देख रहे होंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस पे जब अल्फा पार्टिकल पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये बहुत पतला है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, इसको भेदता हुआ जाएगा। अब यहां पर ये स्क्रीन लेते हैं, ये पूरी स्क्रीन है, और इस पे हम लेप लगाते हैं, या इस पे एक कवरिंग कोटिंग की जाती है जिंक सल्फाइड की, यहां पर लिखा होगा जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल, ये देखिए जिंक सल्फाइड की कोटिंग यहां की है, अल्फा पार्टिकल जब इस पे हिट करेगा जाकर, तो जिंक सल्फाइड लगे होने की वजह से वो फ्लैशेस देगा, वो चमकेगा जुगनू की तरह। तो वो जब फायर फ्लाई बोलते हैं जुगनू को, तो जुगनू की तरह चमकेगा। तो हम यहां पर लेके बैठे हैं क्या, माइक्रोस्कोप, रोटेटिंग माइक्रोस्कोप जो घूम सकता है, उससे उस चमक को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कितने पार्टिकल चमके हैं और कहां चमके हैं। अगर ये यहां चमके हैं तो स्कैटरिंग भाई सीधे जाना चाहिए था, स्कैटरिंग एंगल थीटा मिला, कोई यहां चला गया तो स्कैटरिंग एंगल और बढ़ गया। तो यहां से हमको अंदाजा हो गया इस माइक्रोस्कोप से कि भैया जो पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं वो कितने हैं और किस एंगल पर स्कैटरिंग हो रही है। यह पूरा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था। उम्मीद है ये बहुत तेजी से रिवाइज हो गया होगा, दिमाग में छप गया होगा। अब जो गैगर एंड मार्टसन ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसके ऑब्जर्वेशंस क्या रही, ये बड़ी फोटो है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं क्या क्या, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं आपको कहां क्या है, तो उसका इस्तेमाल आप
आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशंस, अच्छा उससे पहले कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है, कई बच्चों को यह अंदाजा थोड़ा कम हो पाता है और एग्जामिनेशन के पर्पज से अल्फा पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो एक्चुअली क्या बोलेंगे, जो मास है अल्फा पार्टिकल का वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है, 4 टाइम्स हैवियर। और इस पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन से दुगना चार्ज होता है। देखिए 2+2e या 2qp। तो हमेशा ध्यान रखिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो 4 गुना प्रोटॉन के मास के है और चार्ज इस पे प्रोटॉन से दुगना है। ये आपको 100% दिमाग में रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस मिले हमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, उसको हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया साइंटिस्टों ने। एक तरफ एक एक्सेस पे दिखाया स्कैटरिंग एंगल थीटा, कि भाई वो पार्टिकल कितना सीधे जाना था, कितना घूम गया, कितना स्कैटरिंग कर गया है, और ये दिखाया कि कितने पार्टिकल स्कैटरिंग उस जगह कर रहे हैं। तो ये वैल्यू n हो गई और ये वैल्यू बेटा थीटा हो गई। अब इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस यहां पर दिखाए गए या बताए गए। उनमें पहला इंपॉर्टेंट सबसे आया कि देखिए थीटा बहुत कम, स्मॉल थीटा के लिए बहुत ज्यादा पार्टिकल आपको मिले। यानी बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जिनका डिफ्लेक्शन या तो 0 था या बहुत ही छोटा स्कैटरिंग एंगल था, यानी अधिकतर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड निकल गए। अच्छी बात। दूसरे में एक 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एंगल आया वो 90 या 90 से ज्यादा आया। ऐसे जा रहा था 8000 में एक, तो ऐसे मुड़ा 90 पर, या पीछे 90 से ज्यादा मुड़ा। कितने? 8000 में केवल एक। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो जो 90 से ज्यादा वाला एंगल है वो यहां कहीं 90 आएगा। तो ये देखिए फिगर काफी कम हो गई, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो एक्सिस पे। तो 8000 में एक। और उन्होंने क्या देखा कि ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंडेड। बहुत ही कम ऐसे रहे कि उनका स्कैटरिंग एंगल 180 हो जाए। स्कैटरिंग एंगल 180 होने का मतलब क्या है कि अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे सीधे जा रहा था तो यहां पर कहीं से हिट किया और ऐसे वापसी कर गया, यह एंगल कितना कहलाएगा? 180 डिग्री। ऐसे कितने पार्टिकल आपको दिखाई पड़े? इसके ग्राफ में तो 180 दिख ही नहीं रहा, आगे कहीं जाएगा। तो ये ओकेजनली मतलब कभी कदार, बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल आपको मिले जिनका स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री हो, यानी वो अपनी पाथ को रिट्रेस कर दें, रिबाउंड कर जाएं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। रदरफोर्ड ने इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड किया? ये क्या है कि भाई जो चीजें ग्राफ से दिखी उसका मतलब क्या हुआ उनके लिए, ये देखेंगे ये। उसके बाद ये आगे चल के इसी पर अपना मॉडल पेश कर देंगे, एटॉमिक मॉडल। तो जो ऑब्जर्वेशन था वो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? क्योंकि अधिकतर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे निकल जा रहे थे, इसका मतलब हुआ कि एटम के अंदर अधिकतर स्थान खाली है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए से बिना भिड़े अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए या बहुत छोटी एंगल का स्कैटरिंग एंगल दिया। उसके बाद जो जहां पर स्कैटरिंग एंगल 90 या 90 से ज्यादा आ रहा था उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसके कोर में, ये देखिए डिफ्लेक्शन एंगल, स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा आ गया ना, इसके लिए 90 से ज्यादा। तो उन्होंने कहा इसके कोर में जो होता है, कोर में एटम का लगभग सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रलाइज्ड है इसके कोर में एक जगह। इस वजह से स्कैटरिंग एंगल 90 या उससे ज्यादा मिल रही है। तो इसका एक कोर कह दिया जहां पर एटम का लगभग सारा मास केंद्रित है और पूरा पॉजिटिव चार्ज केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। और इस कोर का नाम उन्होंने दिया न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो ये बात यहां पर समझ में आई। अब अगली बात उन्होंने बोली, क्योंकि एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस होना चाहिए, या जितना माइनस है उतना ही प्लस होना चाहिए। तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस तो हो गया बीच में, और जो इसके इर्द गिर्द आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो एज ए होल ये एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम आपको मिल जाएगा। ये फाइंडिंग्स थी या कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड साहब के ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत अच्छी बात। अब एक कदम आगे जो बातें इंपॉर्टेंट भी हैं, एक होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उससे हम एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज भी करते हैं। देखिए क्या मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अल्फा पार्टिकल फेंका गया था उसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई थी 5.5 MeV,
5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो भी आप कहना चाहें। तो यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आप दिए थे अल्फा पार्टिकल के सेंस में 5.5 MeV था। तो ये क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जब आगे जाएगा भिड़ने के लिए न्यूक्लियस के पास, तो ये एक्चुअल टक्कर नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव न्यूक्लियस भी है। तो फिजिकल कार या स्कूटी की जो टक्कर होती है भड़ाक वाली, वो टक्कर नहीं होगी, लेकिन ये पास तक जाएगा और एक मोमेंट के लिए यहां रुकेगा, एक क्षण के लिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन है, उसके बाद ये घूम जाएगा, उसके बाद वापस हो जाएगा। तो वो जो एक क्षण के लिए रुका है जिस समय, उस समय इसकी जो टोटल एनर्जी थी इस पॉइंट पर, वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और यही जो मिनिमम डिस्टेंस वो पहुंचता है न्यूक्लियस के पास तक, उसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जैसा यहां लिखा है R0, जो भी न्यूक्लियर का साइज होगा वो R0 से तो कम ही होगा, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में घुस नहीं गया है, करीब से करीब पहुंचा है। तो जो भी वैल्यू आप R0 की निकाल पाएंगे, आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर रेडियस है वो R0 से कम ही होने वाली है। और ये क्या वैल्यू होती इन द केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, उसके लिए इस फॉर्मूले को याद कर दीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, करीब से करीब कहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंचा है। तो ये R0 की वैल्यू होती है, ये क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, यहां मैंने लिखा भी है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर जिस पार्टिकल पे बम्बार्डमेंट कर रहे हो, E स्क्वायर और K अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर उसने हाफ mv स्क्वायर की जगह रख दिया, 2 ऊपर जाके फॉर्मूला बन गया। इन जनरल मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल की जगह कोई और पार्टिकल ले लें, और यहां पर गोल्ड की जगह कोई और चीज ले लें, तो इन जनरल ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए 2k का मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q1 हो गया अल्फा पार्टिकल या जो भी पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में, Q2 हो गया जिस पदार्थ पे, जिस मटेरियल पे, जिस एलिमेंट पे हिट करा रहे हैं, गोल्ड या कोई और, वो Q1 Q2 के चार्ज हो गए, और नीचे जो पार्टिकल उसका मास है उसकी वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इन जनरल देखिए मैंने लिखा है कि कहीं भी अल्फा पार्टिकल की जगह मान लीजिए कोई और पार्टिकल कर देते हैं, प्रोटॉन कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये तो अल्फा पार्टिकल के लिए बनाए हुए हैं। इस फॉर्मूले को यहां पर ठोक देंगे हम लोग। ठीक है, तो बात पकड़ में आई होगी जैसे आप कर पाए। इससे जो हम लोगों ने निकाला साइंटिस्टों ने, वो R0 निकली थी 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की। तो इससे हम जान गए कि जो न्यूक्लियर साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर यानी फर्मी मीटर के ऑर्डर का होता है, तो इतना छोटा होता है, जबकि जो एटॉमिक साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। कहने का मतलब है कि 10 बाई 10 का अगर कमरा है, 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, तो उस समय इस पेन की टिप के बराबर ही न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ये पेन की जो टिप है ये न्यूक्लियस है, इतना छोटा, और ये जो कमरा पूरा है वो एटम है, इतना फर्क होता है, ये समझ लीजिए आप। खैर आगे की चर्चा करते हैं। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या चीज है, बड़ा इस पे सवाल आए हैं पिछले साल। तो देखिए, जो भी अल्फा पार्टिकल या जो पार्टिकल आप हिट करवा रहे हैं न्यूक्लियस पे, उसका कुछ वेलोसिटी होगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उसी को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पर हो, एकदम पास नहीं है, तब पास आएगा तो डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से, when the alpha particle is far away from the nucleus, यहां लिखा भी हुआ है। तो ये भी जो लिखा है इसी को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। और ये फॉर्मूला भी अब याद कर लीजिए, पहले याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल इस पे सवाल पिछली बार आया है कि Z बढ़ा देंगे तो B का क्या होगा। तो जब तक फॉर्मूला ना पता रहेगा आंसर नहीं कर पाएंगे, एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये फॉर्मूला। तो आप पकड़ के रखिए कि ये भाई किसी का Z अगर आप बढ़ा देते हो एटॉमिक नंबर, तो इंपैक्ट पैरामीटर जो कि B है वो बढ़ जाएगा। तो इससे ये बात हम समझे। अच्छा, इंपैक्ट पैरामीटर हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें जब ये हिट करता है तो उसका जो पाथ है, ये कैसे घूमा है, जो फिजिक्स की भाषा में ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, उसको हम
पकड़ सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं। ये इंपैक्ट पैरामीटर का फिजिकल इंपॉर्टेंस कहा जा सकता है। चलिए अब कुछ बातें और भी पूछते हैं कि जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है, अगर वो लार्ज है तो स्कैटरिंग एंगल आपको लगभग जीरो मिलता है, नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि भाई बीटा अगर ज्यादा कर दोगे तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला आइटम है इस न्यूक्लियस से दूर है तो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है तो रिपल्शन का फोर्स बहुत कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा, ऐसा कह दीजिए। तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा है तो नो डिफ्लेक्शन। अगर इंपैक्ट पैरामीटर छोटा है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के पास आ गया, तब भैया तगड़ा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि रिपल्शन का ये भी पॉजिटिव था और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन लगेगा, ये थीटा बढ़ जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्मॉल में हाई डिफ्लेक्शन, जब इंपैक्ट पैरामीटर कम होता है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। अगली बात, अगर बी की वैल्यू जीरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है अगर ये इंपैक्ट पैरामीटर शून्य कर दिया जाए, यानी शून्य करने का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस अगर बना है तो इसी दिशा में ये b बराबर जीरो है, इसी दिशा में बढ़ जाए, तो ये लॉट भी इसी दिशा में आ जाता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 180 डिग्री रिबाउंड कर जाएगा। तो व्हेन b इज इक्वल टू जीरो, यानी इंपैक्ट पैरामीटर अगर शून्य है तो जो अल्फा पार्टिकल है वो रिबाउंड कर जाता है, या स्कैटरिंग एंगल उसका 180 डिग्री होता है। ये पकड़ के देखिए, एमसीक्यू में कहीं भी उठा के पटक देंगे इसको। खैर, ये बात भी आप समझ गए। अब इसके बाद की बात करते हैं। अब रदरफोर्ड साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश कर दिया, क्योंकि अल्फा पार्टिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गया। उसके बेसिस पे पहली बात इन्होंने क्या बोली, जैसा ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने कंक्लूड किया था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास एक सेंटर पे सेंट्रलाइज्ड होता है, और उसी सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी उसके कोर में होता है। तो कोर में लगभग सारा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज आपका कोर में मिलेगा सेंटर पे, जो कि कहलाएगा न्यूक्लियस। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 की पावर -5 मीटर का होता है, जबकि जो एटम है वो 10 की पावर -10 मीटर का है। तो वो साइज की बात हो गई, 10 बाई 10 का कमरा है तो ये पेन की टिप हो गई। ये मामला बताया रदरफोर्ड साहब ने, जिसके कि हमें समझ में आ जाए कि एटम और न्यूक्लियस में साइज का क्या हालचाल है। अगली बात वो कहते हैं, क्योंकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए जब कोर में पॉजिटिव चार्ज मिला है तो उसके इर्द गिर्द आपको सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज आपका है सेंटर में, उतने ही के बराबर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिल जाते हैं, जिससे पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब लास्ट बात कहते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो ये वैसे ही चक्कर लगाता है जैसे धरती सूरज का चक्कर लगाती है। तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाएगी तो उसे सेंटीपीटल फोर्स चाहिए। धरती के केस में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और इस केस में कुलाम्बियन फोर्स लगता है, यानी प्लस है माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो mv²/r जो कि सेंटीपीटल फोर्स होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को ऑफर कर देगा, जिसकी मदद से ये सर्कुलर मोशन करती रहेगी। तो ये बात भी चौथे में कह दिया कि जैसे धरती सूरज का चक्कर लगाती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। अब रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था ये काफी ठीक ठाक था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां निकल आई। वो कमियों की बात करते हैं, यानी लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे गहरी बात क्या आई कि रदरफोर्ड साहब का ये जो मॉडल था ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया इसने। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा था कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो अपने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, पढ़े हुए हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है किसी एक्सेलरेटेड चार्ज से तो इसका मतलब है एनर्जी वो लूज कर रहा है, क्योंकि फ्री की तो निकाल नहीं रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने पास एनर्जी दे रहा है। अगर उससे एनर्जी निकलेगी तो एनर्जी कम होती चली जाएगी। अब देखते हैं इस मॉडल को। ये देखिए जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है सर्कुलर मोशन में। आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन, इस वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालना शुरू कर देगा, ईएम वेव। जब ये ईएम वेव निकालेगा तो इसका एनर्जी लॉस होगा, जब एनर्जी कम होगा तो इसका रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा, एंगुलर स्पीड एंड रेडियस, और धीरे धीरे स्पाइरल पाथ लेते हुए ये न्यूक्लियस में जाके भस्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। और स्वाहा हो जाएगा तो काहे का एटम, क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो गया।
कि भैया स्टेबल कैसे रहेगा, और स्टेबल रहता है हम जानते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इनके साथ क्या खड़ा हुआ कि इसका जो एटम का, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम देखते हैं, जो कि हम बताएंगे आगे आपको, वो लाइन आती है। स्पेक्ट्रल लाइंस कैसी आती हैं? लाइंस आती हैं, स्ट्रेट लाइंस। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का धीरे धीरे रेडियस कम होगा तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी घटेगी लगातार। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी लगातार घटने पर जो उससे एमिशन होना चाहिए स्पेक्ट्रम का, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लगातार। लेकिन लगातार होता ही नहीं है। आपको तो लाइंस मिलती हैं जो कि डिस्क्रीट हैं, एक यहां मिली, एक यहां मिली, एक यहां मिली, कॉन्टिन्यूअस थोड़े मिली। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। इसका मतलब ये रहा कि भाई साहब, ये रदरफोर्ड की जो कहानी थी वो एक पिक्चर का ट्रेलर था, पूरी पिक्चर नहीं थी। अभी पिक्चर अभी आनी बाकी थी। तो इस ट्रेलर को, यानी ये पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं थी, पार्ट ऑफ द स्टोरी थी। इस स्टोरी को फर्दर कंप्लीट किया था नील बोर ने। अब इसके बाद नील बोर साहब आ गए, उन्होंने कहा ठीक है रुको भाई, हम बताते हैं कि इसमें क्या बातें जोड़ देनी चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसको ऐड कर दीजिए और मामला दुरुस्त हो जाएगा। वो भी देखेंगे अभी हम लोग, नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो हाइड्रोजन के लिए इन बातों को संभाल लेता है। अब उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है साहब। लिखा इन गैगर-मार्टसन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ ए 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इस डायरेक्शन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, गैगर-मार्टसन एक्सपेरिमेंट में क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है न्यूक्लियस की, जो अल्फा पार्टिकल को शुरुआती जो काइनेटिक एनर्जी दिए हैं वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आप दिए थे वो मोमेंटली रेस्ट पे हो जाता है, तो ये टोटल कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। और चाहे तो सीधे फॉर्मूला जो मैंने बता रखा था 2q1q2 अपॉन mv², उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खैर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक हाफ mv² अल्फा पार्टिकल के लिए, और पोटेंशियल कैसे लिखते हो 1/4πε0 q1q2 अपॉन r। तो ये Q1 हो गया जिस पर टकराने जा रहा है Ze, और जो जा रहा है वो अल्फा पार्टिकल है, तो प्लस 2e का चार्ज है। तो Q1 Q2 और R कितना है? R0 क्लोजेस्ट डिस्टेंस। बढ़िया, ये मैंने Q1 और Q2 भी लिख भी दिया है। अब यहां से अगर आप R0 निकालने जाओ, इसी से सॉल्व कर लो R0, बाकी चीजें फिट कर दो उसी हिसाब से। ये K अल्फा का मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी जो लिखी हुई है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमको दे रखी थी इसलिए वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां पर 1/4πε0 का 9 × 10⁹, ये रहा 2, ये Z79, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाले चार्ज का स्क्वायर, और ये K अल्फा की वैल्यू 7.7 MeV है। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 FM निकल आएगा, फर्मी मीटर, जो कि आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए एक कदम और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब नील बोर का एटॉमिक मॉडल की 3 पोस्टुलेट्स हैं, उन 3 पोस्टुलेट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे जो बता गए हैं अपने नील बोर साहब। तो नील बोर साहब पहला ये बताते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो चक्कर लगाता है वो स्टेबल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। स्टेबल ऑर्बिट्स का मतलब क्या है? ऐसी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जहां पर नो लॉस ऑफ एनर्जी हो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालेगा उस समय। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई थ्योरीज आपस में मिक्स कर दी। तो कहने लगा इसके पास स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिन पे घूमने पर इसको कोई खर्चा पानी नहीं लगता, यानी कोई एनर्जी लूज नहीं करनी पड़ती, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालता है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ये गोल गोल घूमता रहेगा, स्टेबल हो गया आपका एटम। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रीट, सभी नहीं, सर्टेन, देखिए सर्टेन डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स होती हैं, सर्टेन डेफिनेट एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं जिस पे ये चक्कर लगाता है और उस वक्त एनर्जी का लॉस कुछ नहीं होता। अब दूसरा जो इनका पोस्टुलेट था वो ये बताता है कि वो स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी कौन सी। पहले में तो कहा होती हैं, भैया कौन सी होती हैं, कहां मिलेंगी हमको? उसकी जानकारी ये देते हैं कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है, यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2π,
h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है वो स्टेबल ऑर्बिट्स मिलेंगी। तो ये देखिए यहां पर जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसको कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। तो आप यहां से देख पाए कि भाई इसके पास जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक हैं। भाई 1 रखोगे तो h अपॉन 2 पाई, तो एक ऑर्बिट मिली जिसमें एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई हो। फिर 2 रखोगे तो h अपॉन 2 पाई का डबल वाली मिली। ऐसे नहीं कि लगातार मिल जाए। तो ये कहानी यहां पे बनी बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट। अब तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेवल से कम एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर जाता है, ज्यादा से कम में, तो जो एनर्जी का गैप है इन दो ऑर्बिट्स के बीच में उसी के बराबर एक फोटोन रिलीज कर देता है। तो भाई ज्यादा से कम में आया तो जितनी एनर्जी का गैप हुआ उसके बराबर एक फोटोन उसने रिलीज कर दिया। यही बात यहां लिखी है एच न्यू जो फोटोन रिलीज किया गया है, ई इनिशियल ज्यादा से ई फाइनल कम पर। ये एक तीसरी कहानी ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ। ये कहानी यहां बन गई। इस तरह से हाइड्रोजन एटम के लिए नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया उसको एक्सेप्ट किया गया और काफी हद तक वो आगे चलता रहा। अब इसमें भी कुछ खामियां थी जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां कुछ बातें ऐसी खड़ी हो गई जिसका नील बोर की एटॉमिक मॉडल से आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। वो हम देखेंगे, वो भी पता होनी चाहिए आपको। अब बात आती है रेडियस एंड स्पीड ऑफ nth ऑर्बिट। मान लीजिए nth ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका rn रेडियस कितना होगा और साथ में इस ऑर्बिट में इसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये फॉर्मूले घोंट लें तो बेहतर है, थोड़े लंबे से लग रहे हैं। इसे rn लिख दो, इसे vn लिख दो, है ना। nth ऑर्बिट में रेडियस, nth ऑर्बिट में स्पीड। तो rn का मतलब n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। n और z देखिए वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है फॉर ए गिवन पार्टिकल। m तो किसी गिवन पार्टिकल का है, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हो तो m फिक्स हो गया, लेकिन n और z बदलता रह सकता है। दूसरी बात Vn की बात करें तो 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन NH, इसको भी पकड़ के रखिए आप। हाइड्रोजन के लिए R नॉट को बोलते हैं बोर रेडियस। ये क्या होती है, अगर इस फॉर्मूले में Z बराबर 1 और N बराबर 1 पुट कर दें, मतलब हाइड्रोजन Z बराबर 1 पुट किया तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो हो गया। N बराबर 1 पुट करने का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम में वो इलेक्ट्रॉन जो पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ना, वो N बराबर 1 बताता है हमको। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस निकालें तो उसकी रेडियस वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं बोर्स रेडियस। याद रखिएगा, इस वैल्यू को रट लीजिए, ये बोर्स रेडियस है ना। इनर मोस्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है हाइड्रोजन एटम वाला इलेक्ट्रॉन, और उस समय इसकी जो ऑर्बिट में स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है c अपॉन 137। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c अपॉन 137। अब अगली बात nth ऑर्बिट की बात की जाएगी हाइड्रोजन के लिए, तो इस फॉर्मूले को घोंट लीजिए। r इज इक्वल टू, या rn कह दीजिए यहां पर, rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर नॉट। आर नॉट तो ऊपर से मिल गया, और जिस भी ऑर्बिट का आपको रेडियस निकालना है, सेकंड का निकालना है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तीसरे का निकालना है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे आर नॉट को, ये रेडियस निकल आएगी। nth ऑर्बिट का अगर वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो Vn इज इक्वल टू 1 अपॉन 137 अपॉन c अपॉन n। इसी ये जो वेलोसिटी थी इसी को n से डिवाइड कर दिया है। और अगर किसी एनी एटम के लिए निकालने, मान लो हाइड्रोजन एटम की हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई और एटम पकड़ लिया, तो उसके लिए इन जनरल ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करिएगा। Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर आर नॉट अपॉन z। देखिए z भी आ गया, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, पुट कर दोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी और एटम की बातचीत होगी तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आप पकड़ पाए होंगे। अब बोर्स रेडियस मैंने आपको समझा दिया था कि ये जो रेडियस का फॉर्मूला था इसमें z बराबर 1 और n बराबर 1 पुट कर दिया जाए तो हाइड्रोजन एटम में इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो कि n बराबर 1 पे मिलती है, उसमें जितना रेडियस होता है उसी को हम बोलते हैं बोर रेडियस। तो ये बोर रेडियस है। क्या होता है यहां पर मैंने लिख भी दिया है, आपको समझा भी दिया है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस, इसको पकड़ के चलिएगा। और ये मैंने आपको इन जनरल समझा दिया है कि अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और मटेरियल ले रहे हैं तो Rn की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन z इंटू आर नॉट होगी, और हाइड्रोजन का अगर ले रहे हैं तो Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर नॉट होगा। ये हाइड्रोजन के लिए, ये इन जनरल।
किसी के भी लिए हम लोग को जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये भी बात आप पकड़ पाए। अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और मास m और रेडियस r, तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल होगी और कितनी टोटल एनर्जी होगी, इसकी बातचीत कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वो होता हाफ mv², v की वैल्यू वगैरह पुट कर देंगे r के टर्म में तो kZe²/2r आ जाएगा। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है जो हमें याद कर लेनी है, ये काफी काम आती है। तो k इज इक्वल टू, ये जो k है ये काइनेटिक एनर्जी वाला k है और ये k कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला है, तो kZe²/2r। अब पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती kQ1Q2/r। इसी में वैल्यू रख दी आपने तो ये आ गया, देखिए -kZe²/r। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी वैल्यू ये होती है, इसको भी रट्टा लगा लेना है क्योंकि बार बार कहां निकालेंगे, फटाफट सवाल करके किनारे हो जाएंगे। U इज इक्वल टू -kZe²/r, ये पोटेंशियल। अब टोटल की बात करेंगे तो इन दोनों एनर्जी को हमें जोड़ देना चाहिए। अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों एनर्जीज को जोड़ोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी -kZe²/2r। अब एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन इसके अंदर हमें मिलता है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। इस रिलेशन का सीधे इस्तेमाल करके कई सवाल किए जा सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर वाले कभी कभी आते हैं कि भाई अगर जो काइनेटिक एनर्जी दी है, अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो उसी के सामने माइनस लगा दीजिए। काइनेटिक कभी माइनस नहीं होती, लेकिन टोटल एनर्जी माइनस हो रही है। और पोटेंशियल निकालनी है तो टोटल एनर्जी का डबल कर दीजिए, U इज इक्वल टू 2 इंटू En। इस फॉर्मूले को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक करके रखिएगा और आपसे पूछा भी इस पे जरूर सवाल जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है। और हाइड्रोजन एटम के लिए एक और फॉर्मूला याद करके रखिए कि हाइड्रोजन एटम में अगर बोल दे कि चौथे ऑर्बिट की एनर्जी बताइए तो En इज इक्वल टू -13.6/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। n अगर चौथे ऑर्बिट की कहानी है तो 4 का स्क्वायर रख देना, काम खत्म। टोटल एनर्जी, यू विल गेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट या 4th ऑर्बिट, अगर एग्जांपल के तौर पे बात ली गई है तो। अब स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। ये हमने बातचीत की थी कि ज्यादा एनर्जी से जब कम एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन आता है तो एक फोटोन रिलीज कर देता है। जो फोटोन रिलीज कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो यहां पर निकाला गया है फॉर्मूले से। ये ध्यान रखिएगा, छोड़ मत दीजिएगा, टपक जाएगा। तो ये वेव नंबर बोलते हैं जो कि 1/λ के बराबर होता है। ये R है रेडबर्ग कांस्टेंट, कई किताब में N1 N2 लिखा होता है, उससे कंफ्यूजन होता है। तो N इनिशियल, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। ये पहले कहां था और ये बाद में कहां आया, इस फॉर्मूले को इस तरह याद रखिए। अगर ज्यादा एनर्जी से कम में आ रहा है तो फोटोन एमिट करेगा और कम से ज्यादा में जा रहा है तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सी बात, इसमें कौन बड़ी कलाकारी है। तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को घूंट लीजिए, आपके पेपर में दी होती है, लेकिन ये छोटी मोटी वैल्यूज तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भाई याद ही होनी चाहिए। 1.0973 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर रेडबर्ग कांस्टेंट है। और ये इनिशियल फाइनल की बात, इससे आप लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ सीरीज स्पेक्ट्रल लाइन की। अब अगर कहीं से भी किसी ऑर्बिट से अगर 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये Ni क्या होता है, 1 से बढ़, जो भी यहां गिनती लिखेंगे उससे ज्यादा, यानी कि ये 2 3 4 होएगी, यहां कहीं लिखा भी है देखिए। तो Ni की वैल्यू 1 से बड़ी, यानी 2 3 4 5 से अगर, या कहीं और से भी अगर वो पहली ऑर्बिट में आ रहा है तो उसे बोलते हैं वो लेमन सीरीज है। और लेमन सीरीज में जो आपका फोटोन रिलीज करेगा वो अल्ट्रावायलेट रीजन को बिलोंग करता है। इसको याद करिए। लेमन के बाद आती है बामर सीरीज। बामर में फाइनली 2 में आना चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में आना चाहिए, और आएगा कहां, इससे बड़ी ऑर्बिट से, यानी 3 4 5 6 7 कहीं से आ रहा हो। तो कहीं से भी अगर दूसरी ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको बोलेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, इस पे सवाल बनते रहते हैं। तो बामर सीरीज जो होती है वो विजिबल रेंज में आती है। तीसरी सीरीज पाश्चन सीरीज, अगर इसी तरीके से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, थर्ड 4 5 6 7 8 कहीं से थर्ड में, तो बोल जाएंगे पाश्चन सीरीज। ये इंफ्रारेड सीरीज है, यानी जो फोटोन निकालेगा किस रेंज में पड़ेगा, इंफ्रारेड में। अगली बात ब्रैकेट सीरीज, जैसे चौथे में आ रहा है वही बात रिपीट कर दी, तो इंफ्रारेड रीजन में पार्ट करेगा ब्रैकेट। और लास्ट होती है फन, पी साइलेंट है।
तो ये अंग्रेजों के नाम में साइलेंट फाइलेंट चलता है, हम लोग के हिंदुस्तानी नाम में तो ऐसा कहीं होता नहीं। अरविंद है तो पूरा ही लिखा जाएगा, पूरा पढ़ा जाएगा, लेकिन अंग्रेजी हाथ है। खैर एनीवे, एनएफ यानी फाइनल ऑर्बिट अगर 5वीं है और ये 5 से ज्यादा 6, 7, 8, 9 से आ रहा है तो फंड सीरीज कहलाएगी। ये इंफ्रारेड रीजन में पड़ती है। ये किस रीजन में पड़ती है याद करना बहुत सरल है। सबसे पहले वाली यूवी में, बामर विजिबल में, बाकी सब इंफ्रारेड में। क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं कि भैया बताओ किस रीजन में है, जानना जरूरी पड़ेगा। अब एक सवाल है, बड़ा छोटा सा मधुर सवाल, इसको भी कर लेते हैं, आवाज आता है। आइए देखते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसीलिए करा रहे हैं कि एग्जाम में लिखते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। बामर सीरीज है तो समझ गए कि एनएफ फाइनल ऑर्बिट कौन सी होगी, 2 नंबर की। ये पक्का है, बामर सीरीज में तो यही होती है। ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच रीजन विजिबल अल्ट्रावायलेट, यानी इन विच रीजन इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट में इसका स्पेक्ट्रम फॉल करेगा। तो बामर सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारी ni की वैल्यू इंफिनिटी लेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है हाईएस्ट एनर्जी। तो जितनी दूर से ज्यादा एनर्जी से कम में आएगा उतना फायदा है, हाईएस्ट एनर्जी मिलेगी, या शॉर्टेस्ट छोटी से छोटी वेवलेंथ मिलेगी। अब ni की वैल्यू इंफिनिटी यहां पुट कर दीजिए, तो लैम्डा मिनिमम या लैम्डा शॉर्टेस्ट मिला r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। अब 1/∞ स्क्वायर या 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये तो जानते ही होंगे। तो ये 1/r/4, ये 4 हो गया, r/4। अब यहां से लैम्डा मिनिमम आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट की, ये 0.4 है। अब आपने लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट किया तो ये मोटे तौर पे 3646 एंगस्ट्रॉम आ गया, और यही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकली बामर सीरीज के लिए। और ये किस रीजन में आती है भैया, विजिबल रीजन में। बामर सीरीज ही विजिबल रीजन की है, तो विजिबल रीजन में आ गई। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने शुरू में वीडियो के बताया है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड करके कैसे फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको जरूरत है तो आप वीडियो के शुरू में 1 मिनट देख लीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा। नहीं कमेंट करते रहते कैसे डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, जबकि हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूं। चलिए कोई नहीं, आप भी करते रहिए, हम भी करते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, आप बोलते रहिए। चलिए अब बड़े मजेदार बात आती है, कई टीचर्स के बारे में जिक्र नहीं करते जो कि कोर्स में है। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी लो प्रेशर पे गैस में हम उसको एक्साइट करते हैं, एक्साइट कैसे करते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह करते हैं, फ्लो करवाते हैं। उससे क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट करके कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस, एक लाइट छोड़ते हैं। अगर हम उस लाइंस को, उस लाइट को ब्लैक स्क्रीन के ऊपर लें तो जो हमें रेखाएं चमकीली मिलेंगी जो एमिट किए हैं एटम्स ने, उसी को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। तो ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा आपके सामने रखा है। लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के बाद ये जो काली काली लाइनें, ये चमकदार लाइनें ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको दिखती हैं, इसी को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं जल्दी से। आपने सुना होगा अभी 1 साल पहले करीबन चंद्रयान पे अपना इंडियन रोवर गया था ना, उसने मट्टी वट्टी निकाली वहां से चंद्रमा मंगल ग्रह की, और मंगल ग्रह की मिट्टी निकाली और बताया कि यहाँ फला एलिमेंट मिला है। तो कैसे पता चला कि ये एलिमेंट मंगल ग्रह पे उपलब्ध है? भाई वो स्पेसिमेन लेके तो लौट नहीं रहा कि यहां लैब में टेस्टिंग हो जाए। इसलिए कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है एमिशन का या एब्जॉर्प्शन का, ये किसी भी एलिमेंट के लिए डीएनए होता है। अगर ये स्पेक्ट्रम निकल रहा है, अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन का है और यही स्पेक्ट्रम हमें मिल जाए कहां, मंगल ग्रह पे, तो इसका मतलब है वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वो जो अपना रोबोट बनाया, रोवर बनाया गया, वो एफिशिएंट था कि वहां की मिट्टी को ले, वहां के वायुमंडल को देखे, जो कुछ भी उसको दिख रहा है, और स्पेक्ट्रम देखकर हमें इंफॉर्मेशन भेज दे। तो अगर वहां हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिल जाता या मिला होगा, मुझे नहीं मालूम, तो हम तड़ से ही कह पाएंगे कि भैया हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्योंकि यहां अपने इंडिया के अंदर या धरती पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये कहीं भी बदलेगा नहीं। तो एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उसका बेटा जी डीएनए होता है, वो कहीं बदलता नहीं। जैसे ह्यूमन डीएनए है, मैं हूं तो मेरा डीएनए मेरे बाद से भी पता कर लिया जाएगा, मेरे बच्चे में भी मेरा डीएनए दिखाई पड़ेगा। ये मजेदार चीज है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप जान गए। अब दूसरी चीज होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी एटम में
आप लाइट को पास करें, व्हाइट लाइट पास करें, तो क्या होता है, उसमें से एटम कुछ व्हाइट लाइटों को, कुछ स्पेसिफिक लैम्डास को, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हम क्या करें, एक व्हाइट पट्टी ले लें, व्हाइट स्क्रीन, और हम एक गैस के अंदर हम व्हाइट लाइट डालें, तो हम देखेंगे कि व्हाइट कलर की जो हमें स्क्रीन है उस पे बीच बीच में काली लाइनें मिल रही हैं हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली है इस एटम ने, हाइड्रोजन एटम ने। और कमाल की बात क्या है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। जो चमकीली लाइनें मिल रही थी उसी जगह आपको काली लाइनें मिलने लगती इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कहानी है जो इंटरेस्टिंग है, और मैंने आपको कौन सा यान, मंगल ग्रह वाले की जानकारी भी दी, जिससे आप समझें कि वाकई ये मजेदार चीज है, और हमारे कोर्स में तो है ही। खैर, आप समझ गए होंगे। फिर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करते हैं। तो हम लोग, क्योंकि हम ये जान पाए थे कि हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में लगाता है, तो उसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं होती। उस एनर्जी को हमने यहां पर सुटेबल स्केल रखकर हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे अगर वो पहली, ये उसका फॉर्मूला था, देखिए, En इज इक्वल टू, हाइड्रोजन की बात करें, 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें, E1 की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पहली ऑर्बिट में हाइड्रोजन का कितना एनर्जी स्टेट है, या इलेक्ट्रॉन जो चक्कर मार रहा है उसकी कितनी एनर्जी है, तो वो ये दिखाई पड़ रही है। अगर यहीं पर n की वैल्यू आप 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर, तो यानी 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। ये किसके लिए है, n बराबर 2 के लिए। अब ये सीरीज बनाई है कि किसी और ऑर्बिट से अगर पहले में कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो ये लेमन सीरीज हो गई, हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये सेकंड में अगर कोई जंप कर रहा है तो ये बामर सीरीज, बामर सीरीज विजिबल रीजन में आती है, ये अल्ट्रावायलेट में आती है, भी हम देख चुके हैं। अब यहां पर तीसरी ऑर्बिट के लिए 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पर आपको यदि तीसरी मिल गई, n बराबर 3 दिख रहा है, और यहां पर जो आएगा वो पाशन, इसी तरीके से बाकी ये जो बाकी सीरीज है ये इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करती हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है आपको मैंने बताया, दिमाग में रखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, लेने देने पड़ जाएंगे। अच्छा, डिब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। अब क्या था कि जो बोर साहब, ये पूरी बात लिखी, मैं स्टोरी सुना देता हूं, पढ़ने को आप पढ़ सकते हैं। नील बोर ने जो सेकंड पोस्टुलेट अपनी दी थी, जिसमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन वही पाया जाएगा जिस ऑर्बिट में जब वो चक्कर लगाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, nh/2π। तो ये h/2π का फिगर कहां से ले आए, कोई सपना आ गया उनको, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मिला ही नहीं। तो जब नील बोर ये थ्योरी दे दिए, उसके 10 साल बाद डिब्रॉय ने, डिब्रॉय की स्पेलिंग भी अलग लिखी जाती है, पढ़ते डिब्रॉय हैं। एक बच्चा कह रहा था गलत बोल रहे हैं आप, तो मैंने कहा बता दें कि ब्रॉगली टाइप से लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय, अंग्रेजों में ऐसा ही नाम होता है। तो डिब्रॉय की कहानी क्या रही, उसने 10 साल बाद इस चीज का खुलासा किया या एक्सप्लेन किया कि h/2π कहां से आया है ना, क्योंकि ये पजलिंग, एक पजल थी कि भाई ये फिगर कहां से टपक पड़ी है, नील बोर ने कहां से बता दी। क्योंकि कई साइंटिस्ट होते हैं जो लिख जाते हैं और उसके पीछे रिसर्च चलती होती है कई सालों तक कि ये आया कहां से। एक मुझे बड़ा गर्व होता है, आपको भी होना चाहिए, रामानुजन हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, बहुत ही सुपर डुपर कमाल के इंसान, वैज्ञानिक। उन्होंने कुछ ऐसी थ्योरीज मैथमेटिक्स में प्रपोज की हैं, आज तक उस पर रिसर्च चल रहा है कि वो थ्योरी तो सही है, आई कहां से, उसका एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं पता। देख लीजिए, वो चले गए लिख लिख के, और अभी तक खोजा पट्टी चल रही है कि भैया ये आया कहां से, मसला अभी तक नहीं पता चल पाया। बहुत सी थ्योरी अभी भी पड़ी हुई है, सही है, सब कुछ सही निकल रहा है। एनीवे, वापसी करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब अगला जो टॉपिक है, जो कि डिब्रॉय ये बताएंगे कि कहां से h/2π आया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे किसी हालत में मिस नहीं करना है। खैर, अब क्या बोला उन्होंने डिब्रॉय ने कि भैया जो ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये स्टेशनरी ऑर्बिट अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि एनर्जी यहां पर क्या है, लूज नहीं कर रहा है। तो जो स्टेशनरी वेव्स हमने पढ़ रखी हैं, 11th में पढ़ी थी तुमने, स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, स्ट्रिंग में बनती थी, कॉलम में बनती थी, एयर कॉलम, 11th क्लास का हमारे ख्याल से आखिरी वाला चैप्टर वेव्स। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं उसके अंदर एनर्जी
पास नहीं होती, उसी में ब्लॉक हो जाती है, तो इसीलिए ना वो लूज नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं वहां पर स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, क्योंकि डिब्रॉय के हिसाब से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह, जब वो चक्कर लगाते हैं तो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी नहीं लूज कर रहा तो स्टैंडिंग वेव बना रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव जब बना रहा है तो इसका मतलब है कि एक स्टैंडिंग वेव को बनने के लिए या तो लैम्डा वेवलेंथ होनी चाहिए या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए स्टैंडिंग वेव बनने के लिए। अब ये जो सर्किल है पूरा, इस सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। अब रेडियस जो भी है तो 2 पाई आर एन लिख दिया। अब आप डिब्रॉय की थ्योरी और जो सरकमफ्रेंस है इसमें थोड़ी सी कलाकारी अगर करेंगे तो 2 पाई आर एन बराबर एन लैम्डा मिल जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे कहते कहते एन लैम्डा। भाई ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो आपकी स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव मिल पाएंगी या स्टेशनरी ऑर्बिट मिल पाएंगे। अब ये डिब्रॉय ने अपना लैम्डा दे रखा था, डिब्रॉय वेवलेंथ, जब उन्होंने बताया था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो कितनी डिब्रॉय वेवलेंथ मैटर वेव्स की वो कितनी लैम्डा देता है, तो h अपॉन पी या h अपॉन mvn था, ये याद होगा आपको। अब इस लैम्डा की जगह हम क्या करेंगे, h अपॉन mvn पुट कर दो, 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन, और ये वैल्यू लैम्डा की जगह h अपॉन mvn। अब इस क्या करेंगे, mv के साथ rn को ले लीजिए, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, वो mvr के बराबर होता है। ये लीनियर मोमेंटम इनटू r, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो इसको हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया mvn को rn से, जो कि एंगुलर मोमेंटम होता है। ये nh और ये 2 पाई नीचे चला गया, ये nh अपॉन 2 पाई आ गया, जो कि क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन हो गई कि भैया हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन कर दिया डिब्रॉय ने नील बोर वाली थ्योरी को कि भैया बिल्कुल दुरुस्त है, और दोनों सिंक्रोनाइज हैं, मतलब डिब्रॉय की भी थ्योरी दुरुस्त है, नील बोर की भी दुरुस्त है, क्योंकि एक दूसरे को ये सही ठहरा रहे हैं। लेकिन ये कहां कांड इन्होंने किया 10 साल बाद, क्योंकि भाई सब सोचे थे कहां से टपक पड़ा है चपॉन 2 पाई। एनीवे, तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके टीचर साहब या एग्जामिनर साहब बहुत पूछते हैं, तो तैयार रखिएगा। मैंने झट से आपको समझा भी दिया है। अब अगली बात आती है लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। जो बोर थ्योरी थी उसमें क्या खामियां रह गई, तो पहली खामी क्या रही कि ये केवल एप्लीकेबल होती है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए नील बोर का एटॉमिक मॉडल फेल कर जाता है। दूसरी बात, हमने नील बोर साहब ने जो ऑर्बिट पकड़े थे वो केवल सर्कुलर ऑर्बिट्स थे, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी संभव हैं। आखिर क्यों नहीं लिए इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। अगली बात कि इलेक्ट्रॉन जो जब मूव करता है तो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, अब तो एक्सपेरिमेंटली भी सिद्ध हो चुका है। तो आप कैसे एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट बता सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन तो आप बता नहीं पाएंगे इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वेव शो कर रहा है। इसलिए आप जो ऑर्बिट को एक्सप्लेन किए हैं फिक्स ऑर्बिट की ये है, वो नहीं कही जा सकती। अगली बात कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी हाइड्रोजन एटम की, उसमें कुछ लाइंस जो थी उसमें चमक ज्यादा थी, इंटेंसिटी ज्यादा थी, और कुछ में चमक कम थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इस बारे में भी नहीं बता पाए नील बोर साहब। और अगली चीज, लास्ट चीज, कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको हाइड्रोजन में मिलती हैं स्पेक्ट्रम में, उनको उसका फर्दर स्प्लिटिंग हो जाता है, वो टूट जाती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो टूटती हैं, तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं जब वो टूटती तो बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये जीमन और स्टार इफेक्ट जो हो रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये भी नहीं पता चल पाया हमको इनकी नील बोर की थ्योरी से। चलिए, ये लिमिटेशंस हो गई जो दिमाग में आप जरूर रखिएगा। अब अगली बात होती है, जो फाइनल टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, जब आपका एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी n बराबर 1 में, उससे किसी और स्टेट में n बराबर 2 3 4 ले जाने के लिए जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ती है वही कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। पहली के लिए तो पहली दूसरी ऑर्बिट में डालना है तो E1 माइनस E2 वो हो जाएगी, तीसरे में डालना है E1 माइनस E3। ये आपकी एक्साइटेशन एनर्जी है। तो यही देखिए, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, ग्राउंड लेवल में था, अब उसको आप n बराबर 2 में, पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 2, दूसरी एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है
n बराबर 3। तो पहली एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ये n बराबर 2 का मामला, यहां पर n बराबर 1 से 2 में ले जाना है। तो इतना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इतने आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड के लिए E3 माइनस E1 इतनी देनी पड़ेगी एंड सो ऑन। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड लेवल पर है उसको कितनी एनर्जी दें कि उसको छोड़ के ही चला जाए, एटम को कहां चला जाए, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या मानते हैं, शून्य। तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या रही, ई इंफिनाइट, जहां पर जीरो एनर्जी होगी, E1 मतलब ग्राउंड स्टेट, तो 0 माइनस 13.6 यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है कि हम इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दें। ठीक, अब दूसरी बात जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वो एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पोटेंशियल आएगा। तो यहां ईवी की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी की, केवल वोल्ट वोल्ट आएगा। ये देखिए एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, मामला वही है, बस पोटेंशियल की बात। इसमें क्या किया जाता है कि जिस एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है, हम एक दूसरा लेते हैं इलेक्ट्रॉन और इसको हम भिड़ाते हैं, बम्बार्ड करते हैं। तो इसको हम कितने पोटेंशियल से एक्सीलरेट करें, जब इससे भिड़े तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए, वो हम वोल्टेज बताते हैं, पोटेंशियल बताते हैं, जो टकराएगा जिसकी बम्बार्डमेंट करनी है। बाकी एक्साइटेशन पोटेंशियल वही। तो अगर आप पहले से दूसरी यानी पहली एक्साइटेड स्टेट में ले जाना चाहते हैं तो कितने पोटेंशियल से बम्बार्डमेंट वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना पड़ेगा, 10.2 वोल्ट से। इसी तरीके से ये सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी थर्ड, और सेकंड का मतलब थर्ड ऑर्बिट में ले जाना चाहते हैं पहले से थर्ड में, तो इसको कितने से पोटेंशियल से एक्सीलरेट करें जो टकराए तो इसका इलेक्ट्रॉन पहली ग्राउंड स्टेट से तीसरे में यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, इतने वोल्ट से आप एक्साइट करेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब हो गया कि इस बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन को कितने से एक्सीलरेट करें कि जब इस वाले एटम से टकराए तो इसका इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर ही चला जाए। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 13.6 वोल्ट। वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था, यहां केवल वोल्ट लिखा हुआ है, और लॉजिक मैंने समझा दिया। एनर्जी का मामला अलग है और वोल्टेज वाला मामला अलग है। इस तरीके से पूरी बात आपकी चैप्टर की फर्स्ट क्लास रिवाइज आप कर लेते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपको रिमाइंड करा देता हूं, अगर आप फिजिक्स में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो द्रोणा 2.0 ज्वाइन कर लीजिए। स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता, अभी तक पढ़े भी नहीं है, घबरा रहे हैं, तो आप द्रोणा 2.0 ज्वाइन कीजिए। यहां पर मेरी लाइव क्लास आपको मिलेंगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एकदम सरल भाषा, क्लैरिटी, टॉप क्लैरिटी के साथ। यही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सवालों के वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, सुपर इजी लैंग्वेज में, वो मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वर्कशीट भी मिलेगी जो कि फुली सॉल्व्ड है। ये पूरा पैकेज सुपर स्ट्रॉन्ग है, 97% लाने के लिए पक्का पैकेज है, और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आएंगे, फुल पैकेज। कुछ बच्चे फोकस करना चाहते हैं सवाल के ऊपर, तो एक 12th संपूर्ण एक कोर्स है, ये वीडियो कोर्स है। 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस सुपरलेटिव एक्सप्लेनेशन के साथ, एनसीईआरटी एग्जांपल के वीडियोस। इसमें 771 क्वेश्चंस हैं, यानी 771 वीडियोस हैं जो फोकस करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और ये लगाए बिना तो एग्जाम में आप जा ही नहीं सकते। 10 साल की पीवाईक्यू लगाना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल लगाना ही पड़ेगा, अगर छोड़ा तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो ये वहां पर आपको सपोर्ट कर सकता है। एनीवे, अगर आप इसमें एक बेहतर ऑफर भी चल रहा है, बिग ऑफर, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये लेने के बाद ये काफी है, कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण, द्रोणा 2.0 और 12th संपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए हेल्पफुल या सुटेबल लगे वो लेकर आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अरविंद सर की मेहनत पसंद आई हो, 1 घंटे में सारे टॉपिक को मैंने सामने रखा, बड़ा तगड़ा होमवर्क करके, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिजिक्स के टॉप क्वालिटी कंटेंट को सुपर इजी लैंग्वेज में लाने के लिए। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सुपर इजी अंदाज में अरविंद सर आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।